कोरोना प्रभावित माताएं बिना डरे अपने शिशु को कुछ सावधानी बरतकर स्तनपान जरूर कराएं। अब बच्चों पर संभावित संक्रमण की तीसरी लहर पर सुझाव और बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं एक्सपर्ट व्यू में और मिलते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत गिरी से। एक्सपर्ट व्यू इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी, आपके साथ रूबरू हुआ हूं। विशेष परिस्थितियों में विशेष केयर की जरूरत पड़ती है, खासकर घर में जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल परिजनों के लिए चिंता का विषय हो जाती है। लेकिन संयम बरतें और उनका किस तरह से केयर करना है और समय समय पर क्या कुछ करना है, ऐसी सलाह हम डॉक्टर से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी सीरीज में आज के हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत गिरी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार दिलीप भाई। और हाँ जी, बहुत ही अच्छी आपकी ये शुरुआत है, ये पहल है। मैं पहले जो आपका जो फर्स्ट सीरीज़ है डॉक्टर आयजादा सर के साथ और बाकी और स्पेशलिस्ट लोग के साथ मैंने देखा और मुझे लगा कि ये पब्लिक के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ आपने सोचा है, ताकि इसमें आप जो भी जनसाधारण के दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं कोरोना संबंधित और उसकी देखभाल कैसी होनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, और अलग अलग स्पेशलिस्ट लोगों से आप मिल करके जो सवाल पूछ रहे हैं लोगों तक पहुंच रहा है, ये बहुत ही अच्छी पहल मैं समझता हूँ। अब हमें आवश्यकता महसूस हो रही है सबसे पहले शिशुओं के बारे में। तो सर, ये जो शिशु हम बोलते हैं छोटे, इनकी अभी इस परिस्थिति में किस तरह के केयर की आवश्यकता महसूस की जा रही है? देखिए, कोरोना से तो बचना सभी को है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। हमने जो अनुभव किया है इस कोरोना में, जो पहला जो कोविड था, वेव था जिसको कहना चाहिए, फर्स्ट कोविड वेव, उसमें हम लोगों ने ये अनुभव किया कि ज़्यादातर ये जो कोरोना से जो वृद्ध वर्ग है उनको ज़्यादा सीरियस डिसीज़ हुई और मॉर्टिलिटी भी ज़्यादा उसमें देखी गई। जो हमारा सेकेंड वेव था, जो अभी अभी अब डिक्लाइनिंग फेज में है, उसमें हमने अनुभव किया कि जो यंग एडल्ट हैं, 30 साल 35 साल 40 साल, इन लोगों में बीमारी काफ़ी सीरियस थी और उनमें मॉर्टिलिटी भी ज़्यादा हाई थी। कुछ हद तक हम देखें तो हमने जो वैक्सीनेशन ओल्ड एज पे किया था वो काफ़ी प्रोटेक्शन दिया, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज के लोग कोरोना वैक्सीन लगवाए थे उन लोगों में सीरियस डिसीज़ नहीं हुआ। तो उस तरीके से देखें जो तो अभी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं वो 18 ईयर्स के ऊपर के लोगों के लिए उपलब्ध है। तो हमारा जो 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं जिनके लिए टीका अभी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सावधानी अधिक ज़्यादा हमें रखनी पड़ेगी। और जहाँ तक शिशुओं का सवाल है, यदि हम देखें कोरोना का, तो जो नवजात शिशु हैं, स्पेशली जिनकी माताओं को कोविड इन्फेक्शन हुआ और कोविड इन्फेक्शन के तुरंत बाद नवजात शिशु का जन्म हुआ है, या कोविड इन्फेक्शन के दौरान ही नवजात शिशु का जन्म हुआ, ऐसे बच्चे जो नवजात शिशु थे उनमें कोरोना का संक्रमण देखने को मिला। उसमें से कुछ नवजात शिशु को काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हुई। आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में बहुत सारे नवजात शिशु को वेंटिलेटर में भी रखना पड़ा। हमारे अस्पताल में भी कुछ नवजात शिशु थे, करीबन 5-6, जिन लोगों को हमारे स्पेशल कोरोना आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था, और 2 नवजात शिशु को वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ी थी। और आपने देखा होगा, पता चला होगा कि एक डीबीएस की जो टीचर थी, यंग मैडम थी, जो कोरोना के दौरान जिनका देहांत हो गया था, वो उनका जो नवजात शिशु काफ़ी सीरियस स्थिति में हमारे यहाँ एडमिट हुआ था, वेंटिलेट भी करना पड़ा था और रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी हम लोगों ने बच्चे को लगाया था। करीबन 7-8 दिन तक वेंटिलेटर में रहने के बाद बेबी 15-20 डेज़ के बाद में डिस्चार्ज हुआ था। तो नवजात शिशु में जो कोरोना का काफ़ी सीरियस हमने देखा। दूसरा ये वर्ग है करीबन 1 साल से 3 साल के बच्चे। इसमें जो कोरोना था वो ज़्यादातर हाई ग्रेड फीवर और पतला दस्त लेकर के शिकायत करके आया। और उसके बाद बड़े बच्चे जो 10 साल 12 साल 14 साल के थे, इनमें फीवर, हेडेक और कमजोरी और बॉडी एक, इस प्रेजेंटेशन से कोरोना के काफ़ी सारे बच्चे हमें देखने मिले। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगा, जो 17 साल 18 साल के जो बच्चे थे और स्पेशली जो ओबेस थे, जो मोटापा जिनमें था, उनमें कोरोना का प्रेजेंटेशन जैसे बड़े लोगों को था एग्जैक्टली वैसे ही था कि हाई ग्रेड फीवर, सांस लेने में तकलीफ और चेस्ट में सीटी फाइंडिंग वैसे ही जैसे कि एडल्ट में थे। और वैसे ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट।
तो मेरे पास ऐसे 4 बच्चे एडमिट हुए थे और फॉर्चुनेटली चारों बच्चे कुछ दिन तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी उनको और उसके ठीक होकर के घर चले गए। बच्चों में आमतौर पर जो बेसिक टीके जो उनको लगते हैं और ये जो वैक्सीन होता है, इसमें क्या खास फर्क है मेडिकल साइंस में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है दिलीप भाई। एक्चुअली देखिए, कोई भी दवाइयाँ जब एलोपैथी में आती है तो नॉर्मली उसका एक एनिमल ट्रायल होता है। एनिमल ट्रायल के बाद में फिर एडल्ट में ट्रायल होता है और एडल्ट में जब ड्रग को काफ़ी दिन तक, कुछ दिन तक यूज़ होने के बाद जब वो सेफ रहता है तब उसको पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ट्राई किया जाता है। तो ये जो कोरोना का वैक्सीन है, बाकी अन्य वैक्सीन की जैसे, इसमें जैसे अभी एडल्ट के लिए परमिशन मिला, एडल्ट का ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में 18 ईयर्स तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का थर्ड फेज कंप्लीट होने के बाद 18 ईयर्स एंड एबो लोगों के लिए वैक्सीन को ओपन कर दिया गया है। अभी जो कोवैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, इसमें 12 साल से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये वैक्सीन अब 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए ओपन कर दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव मदर, और हालांकि वो रिकवर हो गई या अगर वो रिकवर हो रही हैं, अभी पॉजिटिव हैं, तो जो छोटे जो शिशु होते हैं जो गोद में हैं, जो दूध जिनके लिए बहुत ज़रूरी है माँ का, क्या ये बहुत ही उपयोगी सवाल है और इसका मुझे लगता है कि लोगों को एक बहुत ही सही सवाल का फ़ायदा होगा। एक्चुअली दिलीप भाई, ये क्लियर कट गाइडलाइंस है। यदि माता को कोरोना है और वो उनका शिशु है जिसको स्तनपान करा रही हैं, तो उन्हें कंटिन्यू स्तनपान कराना है। स्तनपान के दौरान उनको विशेष ध्यान ये रखना है कि मास्क का उपयोग करें और बेबी को टच करने के पहले प्रॉपरली हैंड वॉशिंग और बाकी जो सावधानियां उसको बरत के जैसे ही फीडिंग कराएं, नर्सिंग के बाद बेबी को 6 फीट दूर पे रखें। परिस्थितियां विपरीत भी बनती हैं तो बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं कीजिए, बस थोड़ी सी सेफ्टी रखिए। एक सवाल सर ये भी बनता है कि कोरोना का जो टाइमिंग जो चली है, ये तो अब एक आशंका परिजनों को ये सता रही है कि उनके घर में छोटे बच्चे हैं, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, शिशु हैं, और जो तीसरी जो लहर की बात हो रही है, क्या कहता है ये फील्ड की, ये कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए कि जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं जाने माने विजय राघवन जी, उन्होंने तो कहा है कि थर्ड वेव अनएविटेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता, मतलब अति संभावित है थर्ड वेव का आना। दूसरा कि जो हमारे विश्व के डाटा हैं, जो भारत देश का डाटा है पिछले वेव्स का, उससे हमने अनुभव किया है कि बच्चों में करीबन 6% से 10% पॉपुलेशन कोविड का अफेक्टेड रहा है। मतलब यदि 100 टोटल कोविड पेशेंट थे, उसमें से 6 to 10% बच्चे थे। तो चूंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के वैक्सीनेशन से कोरोना से निजात मिलता है, उसमें इम्यूनिटी मिलती है। हमारा जो वैक्सीन उपलब्ध है वो 18 साल तक के लोगों के लिए उपलब्ध है। पहले हमने 60 साल किया, फिर 45 साल, अभी 18 से 45 के लोगों को वैक्सीन कर रहे हैं। तो हमारा जो 18 साल से नीचे का जो वर्ग है, उसमें कोरोना के संक्रमण होने की चांसेस उतने ही रहेंगे। तो हम ये बात मान के चले कि कम से कम 10% बच्चे तो अभी भी अफेक्ट होंगे थर्ड वेव में। एक अच्छी बात है, ईश्वर का वरदान है, जो बच्चे हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें उनमें उपलब्ध हैं जिसके वजह से कोरोना का जो संक्रमण है उसमें होने के बावजूद वो जो बीमारी हो रही है उतनी सीवियर नहीं है। तो ऐसे कुछ हाइपोथेसिस है, एकदम क्लियर का डाटा नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसा क्या है जो कि बच्चों में कम सीवियर कोरोना होता है और एडल्ट में ज़्यादा सीवियर होता है। तो ऐसे 3-4 चीज़ें हैं, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोगों की जो इम्यूनिटी रहती है वो स्ट्रांग होती है। इनमें जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रहती है वो थोड़ी वीक रहती है। इनमें तो प्रोटेक्शन देता है। छोटे बच्चों में जो AC2 इनहिबिटर होता है, AC2 रिसेप्टर है, ये AC2 रिसेप्टर के थ्रू ही कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें नोज़ में ही एंट्री पॉइंट है, नोज़ में, लंग्स में, किडनी में AC2 रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी संख्या कम होती है। तो जो स्पाइक प्रोटीन है जिससे जाके चपकता है ये अपना कोरोना, क्योंकि संख्या में कम है इसलिए शरीर में एंट्री इनकी कम होती है, इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनमें कोरोना का संक्रमण कम पाया जाता है। तीसरा, जो छोटे बच्चों में सर्दी खांसी की शिकायत अक्सर होती रहती है, तो इन लोग जो अन्य वायरस से जो इन्फेक्शन से लड़े रहते हैं, जो एंटीबॉडी है वो उनको कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है। चौथा, जो विभिन्न प्रकार के जो टीके लगे रहते हैं छोटे बच्चों में, BCG का टीका, मीजल्स का टीका, इन टीकों के लिए भी कुछ ऐसा हाइपोथेसिस है कि ये भी कुछ मात्रा में बच्चों को प्रोटेक्शन देती है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं बच्चों को प्रोटेक्शन देती हैं। और वहीं जो बड़े लोग हैं उनके जो हाई रिस्क फैक्टर हैं, जैसे ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, ये उनको
कोविड के लिए ज़्यादा घातक बनाती हैं। एक बात यहाँ पूछूंगा सर आपसे कि जैसे कि हम बेसिक जो टीके बच्चों को लगते हैं और ऐसे पीरियड में अगर उनको कोरोना इफेक्ट हो रहा है तो क्या उन टीकों का प्रभाव भी कोरोना कम करेगा या कर देगा, ऐसी कोई संभावना आई है? इसकी संभावना पर्सनली बहुत साइंटिफिक मुझे नहीं लगती है। हालांकि अभी रिसेंटली हमारे पीडियाट्रिशियंस जो हैं उन लोगों ने फ्लू शॉट्स के लिए एडवाइस किया है कि सभी बच्चों को फ्लू के शॉट्स लगने चाहिए। जैसे मैंने कहा, देखिए कि कुछ वायरस के स्ट्रक्चर काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। इनफैक्ट जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो एक्चुअली एडेनोवायरस के वायरस से ही बनाया गया है। तो जो एडेनोवायरस एक सामान्य सर्दी खांसी का वायरस है, तो ये संभावना है कि जिस तरीके से हम मीजल्स वैक्सीन्स, बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं तो वो थोड़ा बहुत तक प्रोटेक्शन दे सकती है। मैं एक चीज़ महत्वपूर्ण ये कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में आपके बच्चे के जो रूटीन में वैक्सीनेशन है उसको डिले मत करिए। यदि आपका बच्चा 9 महीने का हो गया, उसको मिजल्स का वैक्सीन लगना है तो उसको मिजल्स का वैक्सीन जरूर लगवाइए, है ना। ये कहना है। टीकाकरण जो बच्चे का चल रहा है डॉक्टर साहब, जैसे कि कह रहे हैं, जैसे स्तनपान की बात हुई, वो भी कंटिन्यू आप रखिए। टीके जो बच्चे के लिए लगने हैं उसकी ग्रोथ के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, उसी प्रकार वो कहीं ना कहीं कोरोना का इफेक्ट भी एक लेयर के रूप में उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। सवाल बहुत सारे हैं, हमारे पास थोड़ा सा वक्त की कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश की एक्सपर्ट व्यू के माध्यम से डॉक्टर की सलाह आप तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, एक जानकारी और हम चाहेंगे कि बच्चे जो हैं, अब चूंकि मास्क वाली बात है, काफ़ी वो चंचल होते हैं बच्चे, तो मास्क के साथ साथ और भी कोई प्रोटेक्शन, और मास्क से उनको देखिए थोड़ा सा सेफ। कायदे से 2 साल के नीचे के बच्चों को मास्क नहीं लगाना है। हाँ, 2 साल के बच्चे के 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हीं को मास्क लगवाएं। और जो विशेष हम ध्यान दे सकते हैं कि जो बच्चे खेलने जा रहे हैं उनको जितना हम कोशिश करें इंडोर गेम्स और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं ले जाना, जैसे मॉल हुआ, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पे चूंकि एडल्ट वैक्सीनेटेड हैं वो जाएं, लेकिन बच्चों को अवॉइड करें। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा था कि जैसे अभी स्कूलिंग जो चल रहा है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये जब तक कि अभी थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है कि अगस्त सितंबर में आ सकता है, वैसे हमारे स्कूल भी नॉर्मली अगस्त में ही ओपन होते हैं, तो तब तक अभी तक मेरा यही लोगों का सलाह है कि बच्चों को स्कूल या कोचिंग या जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है उस जगह में जाने से बचना होगा। बाकी तो खान पान के मामले में है, डॉक्टर्स यही लगातार सलाह दे रहे हैं कि प्रोटीन होना चाहिए बच्चों की डाइट में। ये सारी चीज़ें भी डाइट के लिए मैं और कुछ विशेष आपको कहना चाहूँगा। देखिए क्या है ना कि डाइट में अभी जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी है। जो मार्केट में उपलब्ध बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब से एक्चुअली मोटापा बढ़ता है। जितने भी रिफाइंड आटे की चीज़ें हैं ये अवॉइड करनी है। शुगरी आइटम अपने को अवॉइड करना है बच्चों को, सभी बड़े और बच्चों सभी के लिए ये सलाह रहेगी। तीसरा चीज़ जो फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी है, जो खट्टे संतरा, मौसमी और जो भी सीजनल फ्रूट हैं, विटामिन ए का बड़ा रोल है। विटामिन डी जो है, ऐसा देखा गया है कि कोरोना जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी उनमें ज़्यादा सीवियर डिसीज़ हुआ। तो ड्राई फ्रूट्स और सारे फ्रूट्स जो अपने सीजनल फ्रूट्स हैं वो कंटिन्यू लेते रहें, और करीबन 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जितना भी फिजिबल हो 24 घंटे में बच्चों को आउटडोर गेम्स ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में से ना हो, लेकिन उनका करने का मौका देना चाहिए। तो ये थी दर्शकों आपके लिए डॉक्टर श्रीकांत गिरी की सलाह, आपके बच्चों के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए। केयर कीजिए बच्चों का आप भी, और हेल्दी रहिए, घर का बना हुआ खाइए, कोशिश कीजिए कि बाहर का आप न खाएं। और सन एनर्जी जैसा कि बोला जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारी जो पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं वो आपकी बॉडी को मिलते रहने चाहिए। बाकी एक्टिविटीज़ घर के भीतर भी आप अपनी जारी रख सकते हैं। एक्सपर्ट व्यू के लिए आपने हमें समय दिया सर, आपको धन्यवाद दिलीप भाई, धन्यवाद। इसके साथ ही एक और एपिसोड हमने आपके साथ पूरा किया। दर्शकों, आपका लगातार हमें प्यार मिल रहा है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं एक्सपर्ट व्यू के नए अंक आपको मिलते चले जाएंगे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए विदा, और आप देखते रहिए लोक स्वर टीवी।